अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ तरह सलीम और मैं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हूं फ्रॉम वी ट्यूशंस, जो कि पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहां आपको तमाम लेक्चर्स, क्विजेस और प्रेजेंटेशंस हमारी वेबसाइट पर मिल सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट पे ज़रूर विजिट करें, विच इज़ vtutions.com। सो लेट्स कंटिन्यू टू आवर लेक्चर। लास्ट टाइम हमने दो लेक्चर्स अपने कवर कर लिए थे, जो कि पहला चैप्टर हमने बायोमोलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस किया और फिर हमने एंजाइम्स के बारे में भी डिस्कस किया। अब हम चैप्टर 3 की जानिब चलते हैं, विच इज़ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल के बारे में आप सब ने लाजमी पढ़ा होगा कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ सेल, और ये कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हर लाइफ सेल के बगैर ही, सेल के साथ ही जिंदा है, और अगर सेल मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से हटा देता हूँ तो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो नहीं रहेगा। तो चैप्टर 3 का लेक्चर 1 आज हम शुरू करते हैं, विच इज इंट्रोडक्शन टू सेल एंड टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी। ये हमारे आज के लेक्चर की आउटलाइन है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा और उसके बाद मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा जो सेल बायोलॉजी में इस्तेमाल होती हैं, यानी सेल फ्रैक्शनेशन, डिफरेंशियल स्टेनिंग और इस तरह मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं। सबसे पहले तो ये कि सेल बायोलॉजी कहते हैं कि सेल की बेसिकली स्टडी को सेल बायोलॉजी कहते हैं, जिसके अंदर आप सेल की सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि सेल को आइसोलेट किस तरह कर सकते हैं, सेल का स्ट्रक्चर, फंक्शन और एवरीथिंग रिलेटेड टू सेल, वो आप सारी चीज़ें सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। अब सेल बायोलॉजी में डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होती हैं फॉर दी आइसोलेशन एंड बेसिकली टू स्टडी दी सेल। फर्स्ट टेक्निक है सेल फ्रैक्शनेशन। सेल फ्रैक्शनेशन कहते हैं कि अगर आप सेल सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स, यानी सेल के ऑर्गेनेली जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस वगैरह, ये सारी चीज़ें आप अलग कर दें तो ये सेल फ्रैक्शनेशन कहलाती है टेक्निक। और ये दो में डिवाइड होती है, होमोजेनाइजेशन और नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन। तो फर्स्ट वन होमोजेनाइजेशन कहते हैं। होमोजेनाइजेशन मीन्स ये कि आप किसी भी सेल को एक प्रॉपर आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन, पीएच और एवरीथिंग दे दो जो उसकी डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन होती है, और आप केमिकल की मदद से सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट कर दो, ये होमोजेनाइजेशन कहलाता है। तो इसके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स भी यूज होते हैं। अब नेक्स्ट इसकी टेक्निक आती है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में सबसे जो कॉमन टेक्निक है वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। आप यहाँ पर तस्वीर में जैसे देख सकते हैं स्लाइड में, इस तस्वीर में ये जो डिवाइस बेसिकली बनी हुई है सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए यूज होती है, सेंट्रीफ्यूज है। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है कि फिजिक्स में सेंट्रीफ्यूगेशन का फिनोमेना होता है कि अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से कोई भी चीज गोल घूमे, वो सेंट्रीफ्यूगेशन कहलाती है। तो यहाँ पर भी यही इसका बेसिकली फिजिक्स की यही सेंट्रीफ्यूगेशन की एप्लीकेशन अप्लाई होती है कि इस मशीन में बेसिकली या इस डिवाइस में आपका जो भी सैंपल होता है आप उसे टेस्ट ट्यूब में रख देते हो सपोज। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि दो टेस्ट ट्यूब रख दिए हैं और उसके बाद ये गोल घूमती है। जब ये रोटेट होती है तो रोटेट से क्या होता है कि रोटेशन होती है, और उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी क्या करती है, कोई चीज को अपनी तरफ खींचती है नीचे की तरफ, और क्योंकि यहाँ पे रोटेशन हो रही है तो इस वजह से क्या होता है कि सेल अपने डिफरेंट कंपोनेंट्स में ब्रेक, यानी इन शॉर्ट सेल के डिफरेंट कंपोनेंट सेटल डाउन हो जाते हैं। अच्छा, अब इस प्रोसेस को अप्लाई करने से पहले एंजाइम्स डाले जाते हैं। जैसे सेल, अगर मैं सेल डायरेक्ट ही रोटेट कर देता हूँ तो इतना कोई मुझे फर्क नजर नहीं आएगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि सेल में से कंपोनेंट्स निकालने हैं, तो मैं सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए एंजाइम यूज करूंगा, फिर सेल मेम्ब्रेन। तो इस तरह इसमें दो तीन एंजाइम यूज होते हैं, और उसके बाद आप इसको सेंट्रीफ्यूगेशन यानी सेंट्रीफ्यूज में रख देते हैं। अब जैसे ही ये घूमता है तो हर एक रोटेशन पर अलग अलग सेल के ऑर्गेनेलीज या सेल के कंपार्टमेंट्स अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी यही तो है, प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने इन टेस्ट ट्यूब्स को लगा दिया। अच्छा, अब एक चीज ये कि सेंट्रीफ्यूज में दो हमेशा टेस्ट ट्यूब्स लगती हैं, यानी पैरेलल एक अगर लगेगी सामने तो उसके ही ऑपोजिट एक और ट्यूब लगती है जो साथ घूमती है, वरना ये कि पूरा प्रॉपर रोटेशन नहीं हो पाएगी, मशीन भी खराब हो सकती है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि ये इस डिवाइस में मुख्तलिफ ट्यूब्स लग गई। अब मैंने बटन ऑन कर दिया जैसे ही, तो अब ये गोल घूमेगी, और गोल घूमने की वजह से नहीं, डिफरेंट रोटेशन में आप सेट कर सकते हो कि आपको कौन सा ऑर्गेनेली चाहिए। तो आप उस हिसाब से उस रोटेशन पे सेट कर देते हो, ये गोल घूमता है। जिसके बाद क्या होता है कि आपको इस तरह डिफरेंट कंपार्टमेंट्स या डिफरेंट आपको लेयर नजर आ जाएंगी। सबसे बॉटम पे जो लेयर है, ये इसमें सारे वो कंपोनेंट्स हैं जिनका वेट ज्यादा है, और उसके ऊपर जो लेयर है यहाँ पे आप देख सकते हैं सुपरनेटेंट जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर इस लेयर में सारे वो ऑर्गेनेली हैं या वो कंपोनेंट्स हैं जिनका वजन या डेंसिटी लाइट है।
तो ये सारे ऊपर होते हैं, और इस तरह आप सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हो। तो अब यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो कि आप सुपरनेटेंट को हटा दो, अब आपको लगता है कि आपको इनमें से भी हैवियर में से और मजीद कोई चीज़ रह गई, तो आप फिर से सेंट्रीफ्यूज पे अप्लाई कर दो केमिकल्स डाल के, तो वो वापस आपको लेयर्स में मिल जाएगी। तो इस तरह हर एक लेयर डिफरेंट डिफरेंट उसमें ऑर्गेनेलीज डिफरेंट कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टेक्निक की जानिब, विच इज डिफरेंशियल स्टेनिंग। डिफरेंशियल स्टेनिंग नाम से वाज़ेह, डिफरेंशियल कहते हैं कि एक चीज़ को दूसरे से डिफरेंशिएट करना, अलहदा करना, और स्टेनिंग वो टेक्निक होती है जिसमें आप किसी चीज़ को कलर देते हो। अब डिफरेंशियल स्टेनिंग के वो टेक्निक होती है इसमें आप एक सेल को दूसरे सेल से कंपेयर करवाते हो, तो आपको पता चल जाता है कि ये सेल सपोज कि ये ग्राम पॉजिटिव है या ये ग्राम नेगेटिव है। अब यहाँ पर एक इस तस्वीर में देखें, जैसे इस तस्वीर में आपको कलर नजर आ रहे होंगे, तो ये डिफरेंशियल स्टेनिंग की एग्जांपल है। यहाँ पे आपको पर्पल कलर भी नजर आ रहे होंगे और कुछ पिंक कलर भी नजर आ रहे होंगे। तो यानी यहाँ पे मैंने सेल, मेरे पास एक सैंपल आता है और सैंपल में मुझे नहीं पता कि इसमें कौन से सेल्स मौजूद है। तो अब मैं उसमें डिफरेंशियल स्टेनिंग यानी उसमें डिफरेंट कलर या डाइज अप्लाई कर सकता हूँ। उसके बाद क्या होगा कि वो सेल डिफरेंट अपने, क्योंकि हर सेल एक दूसरे से मुख्तलिफ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल की कॉम्पोजिशन, तो उसी वजह से, और सेल वॉल भी होती है, तो इस वजह से वो हर एक अपने हिसाब से अपना कलर एब्जॉर्ब कर लेगा। कुछ होते हैं जो डाई एब्जॉर्ब नहीं करते, तो वो पिंक नजर आ रहे हैं, सपोज जिन्होंने डाई एब्जॉर्ब कर ली वो पर्पल नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दी हुई है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मैंने डिफरेंशिएट करना हो, तो मैं पर्पल डाई अप्लाई करता हूँ विच इज कॉल्ड ग्राम स्टेन। और उसके बाद ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, उनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन होते हैं। तो इन शॉर्ट ये कहें कि सेल वॉल में डिफरेंस होता है दोनों की। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो डाई एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो पर्पल नजर आते हैं। और जो ग्राम नेगेटिव होते हैं उनकी सेल वॉल थोड़ी मुख्तलिफ होती है ग्राम पॉजिटिव से, इस वजह से वो डाई एब्जॉर्ब नहीं कर पाते और वो पिंक या रेड कलर के नजर आ रहे होते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। थर्ड टेक्निक इज माइक्रो डाइसेक्शन। माइक्रो कहते हैं कि स्मॉल, यानी बहुत ही कोई स्मॉल जो नेकेड आई से ज़्यादा क्लियर नज़र ना आ सके। और डाइसेक्शन सिंपल प्रोसेस होता है कि बेसिकली कटिंग को डाइसेक्शन कहते हैं। तो माइक्रो डाइसेक्शन क्या होता है कि माइक्रो डाइसेक्शन में माइक्रोस्कोप के नीचे, आप माइक्रोस्कोप में कोई भी चीज़ आप विजुअलाइज देख रहे हो, तो आप वो सैंपल को, उस सैंपल में सेल्स मौजूद हैं मुख्तलिफ, अब आपको उसमें से डिफरेंट सेल्स सेपरेट करने हैं, तो आप ये टेक्निक अप्लाई करोगे जिसमें आप इधर शार्प टूल्स यूज कर सकते हो, नीडल यूज कर सकते हो, या फिर लेजर भी यूज कर सकते हो, और उसकी मदद से आप सेल्स को सेपरेट करवा सकते हो। तो ये बेसिकली टेक्निक कहलाती है माइक्रो डाइसेक्शन, आइसोलेशन ऑफ सेल्स हो रही है यहाँ पे। फोर्थ टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के बारे में शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, ये इसका प्रैक्टिकल भी परफॉर्म किया होगा। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक ये होती है कि क्रोमेटोग्राफी में भी कंपोनेंट्स सेपरेट होते हैं, लेकिन ये टेक्निक इसमें, सपोज यहाँ पे मैंने एग्जांपल डायग्राम प्लॉट की हुई है कि इस डायग्राम में सपोज ये कंटेनर है, इस कंटेनर में एक सॉल्वेंट मौजूद है। सॉल्वेंट क्या करता है कि सॉल्वेंट आपकी मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को सेपरेट करवाने में मदद करवाता है, या इन शॉर्ट ये कहें कि ये सॉल्वेंट एक ट्रांसपोर्ट है, व्हीकल है जो कि कंपोनेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करवा रहा है। तो अब यहाँ पे ये आपका ब्लैक कलर से जो बेसिकली डार्क लाइन है, ये आपका सैंपल है। आपने सैंपल, इस पेपर है, ये पेपर एक सेल्यूलोज पेपर, आपने इस पेपर पे अप्लाई कर दिया और उसके बाद आपने इसको कंटेनर में रख दिया। उस कंटेनर में कोई भी एक सॉल्वेंट है, सपोज पेट्रोल मौजूद है। तो वो पेट्रोल क्या होता है कि वॉलेटाइल है, यानी वो हवा लगने पर जैसे ही हवा उड़े, जैसे ही वो हवा में उड़ेगा, तो उससे क्या होगा कि वो कंपोनेंट्स को भी साथ साथ मूव, माइग्रेट या ट्रेवल करवाएगा। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स अलग हो जाएंगे। अब यहाँ पर हर एक कंपोनेंट अलग अलग माइग्रेशन करेगा, उनके वेट का भी फर्क होता है, डेंसिटी का, साइज का फर्क होता है। तो इस वजह से क्या होगा कि हर आपको इस पेपर में मुख्तलिफ कलर नजर आ जाएंगे, वो कलर शो कर रहे हैं कि ये डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स सेपरेट हो गए। सपोज ए कंपोनेंट था, उसने इतना माइग्रेट किया, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब यहाँ पे आपको दो चीजें नजर आ रही होंगी, विच इज अ पेपर और एंड अ सॉल्वेंट। जो पेपर है वो सेल्यूलोज पेपर है, और ये पेपर जो होता है ये एक्ट करता है एज अ स्टेशनरी फेस। स्टेशनरी कहते हैं कोई भी चीज जो ठहरी हुई हो, मूव कर ना कर रही हो। तो यहाँ पर पेपर ठहरा हुआ है, तो इस वजह से ये कहलाता है स्टेशनरी फेस। और ये एक जस्ट प्लेटफॉर्म है, या एक बेसिकली सपोर्ट दे रहा है माइग्रेशन के लिए। मोबाइल फेस जो होती है वो सॉल्वेंट है, कोई भी, जैसे ईथर हो गया या पेट्रोल हो गया, और मुख्तलिफ सॉल्वेंट होते हैं।
तो वो सॉल्वेंट क्या आते हैं, मोबाइल फेज, यानी इन शॉर्ट ये मोबिलिटी या इन शॉर्ट मूवमेंट में मदद करवा रहे हैं। अब ये क्रोमेटोग्राफी डिफरेंट इसकी टाइप्स होती हैं। यहाँ पे जो मैंने लिखी हुई है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी है, थिन लेयर होती है, गैस क्रोमेटोग्राफी होती है, कॉलम होती है, इस तरह मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं और हर एक की डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। अब चलते हैं फिफ्थ टेक्निक की जानिब, विच इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ पर मैंने एक इस तस्वीर में ही अगेन देखें तो इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली क्या है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में कंपोनेंट्स सेपरेट होते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज होती है डीएनए, आरएनए या प्रोटीन के लिए। तो क्या होता है कि डीएनए में मुख्तलिफ बैंड्स होते हैं। अगर आप याद रखें तो मैंने आपको बताया था कि डीएनए है, डीएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद है। अब क्या होता है कि कोई भी सैंपल है, आपको उसमें से डीएनए सेपरेट करवाना है, आपको पता करना है कि डीएनए कितना साइज का है, या आपको सेपरेशन करवानी है, विजुअलाइजेशन करनी है, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। तो आप इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ करते हैं। इस इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये एक जेल एपरेटस होता है, यहाँ पर ये जेल होती है, बेसिकली जेली की तरह ही होती है, और इसमें कंपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं, छोटे छोटे से खाने बने हुए होते हैं जिनमें आप अपना सैंपल डालते हो। कि आपके पास सपोज डीएनए ब्लड आया, ब्लड सैंपल, आपने उसे प्रोसेस करके वो ब्लड आपने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे इस मशीन में, यहाँ पर इस एपरेटस में, सेटअप में दो इलेक्ट्रोड्स मौजूद होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इलेक्ट्रोड्स यानी ये होते हैं कि वो आइंस को मूव करवा रहे होते हैं। जैसे सपोज पॉजिटिव जो होता है, वो पॉजिटिव अगर कोई चीज मौजूद है तो वो नेगेटिव पोल की तरफ जाती है, और नेगेटिव अगर कोई चीज है तो वो पॉजिटिव पोल, यानी ऑपोजिट बेसिकली अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, इस वजह से वो मूव करेगा पॉजिटिव। और आप यहाँ पर देखें कि डीएनए मैंने लोड किया, सपोज अपना ब्लड सैंपल, उसके बाद ये डिफरेंट बैंड्स हैं जो डीएनए के आते हैं, तो वो हर एक डिफरेंट माइग्रेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। तो अब यहाँ पर ऑब्वियसली तौर पे इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स को करंट चाहिए। अब वो करंट सप्लाई करने के लिए पूरी एक मशीन होती है जिसमें आप वोल्टेज और प्रॉपर सब चीज़ें सेट करते हैं और इसे स्टार्ट कर देते हैं। देन खुद ही ये मॉलिक्यूल्स अपने साइजेस, मॉलिक्यूलर साइज के हिसाब से मूव करना शुरू कर देते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, 2D और 3D, तो उस पर हम बात नहीं करते। सिक्स टेक्निक इज स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में आप बेसिकली कंपोनेंट्स यहाँ पे भी देख रहे हैं कि कोई चीज़ में कितने कंपोनेंट्स हैं, या कोई चीज़ में कितनी प्योर है। तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की ज़्यादा एप्लीकेशन जो होती है वो डीएनए या आरएनए की प्योरिफिकेशन के लिए होती है, कि आपने सपोज ब्लड में से डीएनए आइसोलेट डीएनए निकालना होता है। अब आपको डीएनए पता करना है कि डीएनए मेरा कितना अच्छा निकला है, तो उसके लिए आप स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक मशीन होती है, आप मशीन में अपना सैंपल इंसर्ट कर देते हैं, और उसके बाद जो भी वो मशीन एक कलर देती है, और कंपोनेंट्स होते हैं, हर कंपोनेंट एक ख़ास वेवलेंथ का कलर या एक ख़ास अमाउंट में कलर एब्ज़ॉर्ब करता है, और जितनी अमाउंट में वो कलर एब्ज़ॉर्ब करेगा वो कलर डिटेक्ट कर लेंगे सेंसर्स, और सेंसर दे देंगे कंप्यूटर को कमांड के इस तरह बेसिकली एब्ज़ॉर्ब किया इस कंपोनेंट ने। अच्छा, अब कैसे पता चला कि कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट जो है, यानी जिसने सपोज 450 नैनोमीटर की वेवलेंथ एब्ज़ॉर्ब की, लाइट एब्ज़ॉर्ब करी, ये वो सपोज कोई एक कंपोनेंट है, मैं कह देता हूँ कैल्शियम। तो अब कैसे पता चला कि ये यही है? तो उसकी वजह ये होती है कि अब आपको पैरामीटर्स आप सेट कर लेते हैं, कि यानी सपोज कि ये वाला अगर कंपोनेंट ए है तो कंपोनेंट ए इतनी वेवलेंथ एब्ज़ॉर्ब करता है लाइट की। तो आप जिसको कंपेयर कर लेते हो उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सी चीज़ बेसिकली जिसने इतना लाइट एब्ज़ॉर्ब की है वो कौन सी चीज़ है। तो ये स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री होती है लेबोरेटरी में, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत यूज़ होती हैं। अब नेक्स्ट टेक्निक है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर कहते हैं कि किसी भी एक कंपोनेंट, किसी भी एक प्लांट के पार्ट को आप, या किसी भी एक टिश्यू को आप आर्टिफिशियल मीडियम में और आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट देकर आप उसे प्रॉपर एक प्लांट में या एक प्रॉपर ऑर्गन में ग्रो करवाते हैं, वो टिश्यू कल्चर कहलाता है। इस कल्चर में यहाँ पे इसी तस्वीर में टेस्ट ट्यूब में, सपोज पेट्री प्लेट में आपने मीडियम या उसको ग़िज़ाइयत दे दी, उसको हार्मोन्स जो उसको ग्रोथ के लिए चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं आपने वो दे दी। अब वो टिश्यू वक़्त के साथ-साथ ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सेल्स हैं, तो वो सेल्स को जब चीज़ें मिल गई, वो डिवाइड मल्टीप्लाई करके एक प्रॉपर प्लांट बना देते हैं। इस टेक्निक को टिश्यू कल्चर कहते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको डिज़ीज़ फ्री प्लांट या आपको ज़्यादा बेटर क्रॉप मिल जाते हैं टिश्यू कल्चर से। माइक्रोस्कोपी नेक्स्ट टेक्निक है। माइक्रोस्कोपी कहते हैं सिंपल कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप माइक्रोस्कोप में विजुअलाइज़ स्टडी कर लो। तो माइक्रोस्कोप में 3 क्वालिटीज़ होती हैं। मैग्नीफिकेशन,
कंट्रास्ट एंड रेजोल्यूशन। मैग्निफिकेशन तो सिंपल जस्ट ये कहते हैं कि किसी भी माइक्रोस्कोप की एबिलिटी है वो कितना जूम करके, कितना जूम आउट करके किसी भी चीज को दिखा सकता है आपके सैंपल को। कंट्रास्ट बेसिकली ये होता है कि हाईलाइट करना, ये कि एक अगर मुख्तलिफ आपके, आपने जो सपोज सैंपल स्लाइड रखी माइक्रोस्कोप के नीचे, उसमें मुख्तलिफ चीजें हैं, तो उन मुख्तलिफ चीजों को अलग अलग कलर देना, वो सब चीजें कंट्रास्ट में आ जाती हैं। और थर्ड वन इज द रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन में इस तस्वीर को देखें, सपोज ये इस तस्वीर थी, इसमें प्रॉपर आपको नजर नहीं आ रहा था, शार्प इमेज नहीं बन रही थी, तो देन माइक्रोस्कोप में आप सेट कर लेते हो तो एक शार्प इमेज बन जाती है। यही रेजोल्यूशन है। और माइक्रोमीट्री इज द लास्ट टेक्निक। माइक्रोमीट्री बेसिकली ये होती है कि आप माइक्रोस्कोप में ही मुख्तलिफ चीज़ों की मेजरमेंट करते हो, तो ये माइक्रोमीट्री कहलाती है। और इसमें डिवाइस जो यूज़ होती है वो माइक्रोमीटर है, जो आप माइक्रोस्कोप में अटैच कर देते हैं। तो इसकी भी दो टाइप्स हैं, ऑक्यूलर और स्टेज माइक्रोमीटर। ऑक्यूलर जो होता है वो आपके आई पीस, यानी जहाँ से आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं, जो आई पीस कहलाता है, ये वहाँ पर लगा हुआ होता है। और जो स्टेज माइक्रोमीटर होता है वो स्केल की तरह ही होता है, और वो जहाँ पे बेसिकली आप सैंपल रखते हैं, स्लाइड रखते हैं, वो वहाँ पर स्टेज माइक्रोमीटर मौजूद होता है। तो ये सारी आज की टेक्निक्स थी। और अगर इसमें आपको कोई भी क्वेरीज हो या कोई भी क्वेश्चन पूछने हो तो आप वी ट्यूशंस कम्युनिटी पे मुझसे पूछ सकते हैं। ऑल्सो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, विच और आपको अगर नोट्स क्विजेस देने हो या आपको हमारी प्रेजेंटेशंस डाउनलोड करनी हो तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, विच इज़ vtutions.com। और प्लीज़ हमें सपोर्ट करें फेसबुक, इंस्टाग्राम और दीगर प्लेटफॉर्म, सोशल प्लेटफॉर्म पर। अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे आज के लिए दीजिए इजाज़त। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।